जरा सोचिए, भारत में हर साल लाखों जानें एक ऐसी चीज ले लेती है जो ना तो कोई बीमारी है, ना कोई हथियार, बल्कि हर गली नुक्कड़ पर खुलेआम बिकती है। जी हां, बात हो रही है तंबाकू की। तो आज हम बात करेंगे उस कहानी की कि कैसे एक विदेशी पौधा धीरे धीरे हमारे देश का सबसे घातक मेहमान बन गया। एक ऐसा मेहमान जो आया तो था, पर फिर कभी वापस ही नहीं गया। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 13.5 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में हर साल इतने लोग तंबाकू के कारण वक्त से पहले अपनी जान गंवा देते हैं। मतलब किसी भी जंग या हाल की महामारी से कहीं ज्यादा मौतें। और यही आज इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक अनजान पत्ती ने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी गिरफ्त में कैसे ले लिया? चलिए, आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं और तंबाकू के इस लंबे सफर को शुरू से समझते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत भारत से हजारों मील दूर होती है, एक ऐसी जगह जहां तंबाकू को नशा नहीं बल्कि एक पवित्र चीज माना जाता था। लेकिन जैसे ही इसने समुंदर पार किया, इसकी पूरी पहचान ही बदल गई। हजारों साल पहले अमेरिका के मूल निवासियों के लिए तंबाकू कोई आम पत्ता नहीं था, बल्कि भगवान से बात करने का एक जरिया था। सोचिए, मायन पुजारी इसके धुएं में भविष्य देखते थे और एज़टेक योद्धा इसे चबाकर भूख और दर्द पर काबू पाते थे। उनके लिए ये एक दैवीय जड़ी बूटी थी। और फिर 1492 में जब कोलंबस वहां पहुंचा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिन पत्तों को वो बेकार समझकर फेंक रहा है, वो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी लत की शुरुआत करने वाले हैं। अब यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही तंबाकू अमेरिका से यूरोप पहुंचा, इसका पूरा मतलब ही बदल गया। जो चीज कभी देवताओं के लिए थी, वो अब हर मर्ज की दवा बन गई। हुआ ये कि फ्रांस के एक राजदूत थे, जीन निकोट। उन्होंने रानी को सरदर्द के इलाज के लिए तंबाकू दी और उन्हें आराम मिल गया। बस फिर क्या था, यहीं से ये एक चमत्कारी पौधे के रूप में पूरे यूरोप में मशहूर हो गया। तो यूरोप में अपनी धाक जमाने के बाद तंबाकू का अगला पड़ाव था हिंदुस्तान। चलिए देखते हैं कि कैसे इसने देश के सबसे शक्तिशाली दरबार यानी मुगल कोर्ट में अपनी जगह बनाई और फिर यहीं की होकर रह गई। भारत में तंबाकू की एंट्री किसी धमाके के साथ नहीं, बल्कि बड़े दबे पांव हुई। पुर्तगाली व्यापारी इसे एक डिप्लोमेटिक गिफ्ट की तरह लाए थे। उनका मकसद था भारतीय शासकों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना। तो शुरुआत में यह सिर्फ एक नशा नहीं, बल्कि कूटनीति का एक औजार था। कहानी में असली मोड़ तब आया साल 1604 में, जब सम्राट अकबर के सामने एक बेशकीमती जवाहरात जड़ा पाइप पेश किया गया। अब अकबर तो नई चीजों के शौकीन थे ही। उन्होंने जैसे ही पहला कश लेने की कोशिश की, उनके शाही हकीम अबुल फतह गिलानी ने उन्हें फौरन चेताया। लेकिन दरबार के अमीरों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उनके लिए तो ये शान और शौकत का एक नया सिंबल बन चुका था। उन्हीं शाही हकीम गिलानी ने सोचा कि तंबाकू के बुरे असर को कम करने के लिए कोई तरकीब निकाली जाए। तो उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसमें धुआं पानी से होकर गुजरे, और यहीं से जन्म हुआ हुक्के का। अब ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि पानी धुएं को शुद्ध कर देगा, लेकिन इसी गलतफहमी ने तंबाकू को भारतीय तहजीब का हिस्सा बना दिया। देखते ही देखते हुक्का अमीरी और मेहमान नवाजी का प्रतीक बन गया। तो जो चीज महलों की शान थी, उसे आम लोगों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब देखते हैं कि कैसे शाही फरमानों और आर्थिक लालच ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया। इस मुद्दे पर दो मुगल बादशाहों का नजरिया बिल्कुल अलग अलग था। जहांगीर ने 1617 में इसकी बढ़ती लत से परेशान होकर इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी, लेकिन यह बैन बुरी तरह फेल हुआ और कालाबाजारी और बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब ने यह समझा कि इस लत को खत्म करना नामुमकिन है, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। इस पर भारी टैक्स लगा दिया और उस पैसे का इस्तेमाल अपनी फौजी मुहिमों में किया। इस तरह एक नशा साम्राज्य की तिजोरी भरने लगा। मुगलों के बाद आए अंग्रेज, और उन्होंने तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे कपास और नील की तरह एक कैश क्रॉप यानी नकदी फसल बना दिया। उन्होंने किसानों को अनाज की जगह तंबाकू उगाने पर मजबूर किया। नतीजा, कंपनी की तिजोरी तो भर रही थी, लेकिन भारत के खेतों में अनाज की कमी और अकाल का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा था। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां भारतीयों ने तंबाकू को अपना देसी रूप दिया और इसे सस्ता, आसान बनाकर समाज की रगों में और भी गहरा उतार दिया। ये स्लाइड तंबाकू के बदलते रूप को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, सफर कहां से शुरू हुआ, शाही हुक्के से, फिर अंग्रेजों के बागानों तक पहुंचा, और उसके बाद आई स्वदेशी बीड़ी और आज का गुटखा पाउच। हर कदम पर यह और सस्ता और आम आदमी के और करीब होता चला गया। बीड़ी की कहानी बहुत पेचीदा है।
इसका जन्म हुआ 1899 के भयानक अकाल में, जब मजदूरों के पास सिगरेट खरीदने के पैसे नहीं थे और ये भूख के एहसास को भी कम करती थी। मजे की बात देखिए, बाद में आज़ादी के आंदोलन के दौरान इसे बड़ी चालाकी से स्वदेशी उत्पाद बताकर बेचा गया। लेकिन इस राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे लाखों महिला और बाल मजदूरों के शोषण की एक स्याह हकीकत छिपी थी। और अब हम आते हैं आज के भारत पर, एक ऐसा भारत जो तंबाकू को लेकर एक बहुत बड़े और जानलेवा कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। ये जो चार्ट है, ये असल में पूरी कहानी साफ कर देता है। सरकार तंबाकू से जितना रेवेन्यू कमाती है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा, करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए सालाना, इसकी वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज पर खर्च कर देती है। मतलब ये एक ऐसा घाटे का सौदा है जिसे देश सदियों से करता आ रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो इस समस्या को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। भारत में लगभग 8 करोड़ लोग, किसानों से लेकर फैक्ट्री मजदूरों तक, सीधे या इनडायरेक्टली तंबाकू के कारोबार से जुड़े हैं। ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। तो आज की हकीकत यही है, एक तरफ हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तंबाकू उत्पादक हैं, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, और दूसरी तरफ यही तंबाकू हर साल 13 लाख से ज्यादा परिवारों को उजाड़ देता है। ये एक ऐसा भयानक विरोधाभास है जिसके साथ आज का भारत जी रहा है। तो तंबाकू की ये पूरी कहानी हमें यही बताती है कि जो पौधा एक मेहमान बनकर आया था, वो आज घर का मालिक बनकर हमें ही धीरे धीरे जलाकर राख कर रहा है। सवाल बस इतना है कि इस 400 साल पुराने मेहमान को, जो अब घर पर कब्जा कर चुका है, उसे विदा करने के लिए समाज और देश को क्या करना होगा।